हाय एफ प्लस, वेलकम बैक टू माई चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोग को कैसा लगा। तो चलिए सोलमेट्स एट द ब्यूरियल माउंट के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांग जी अपनी पोजीशन को स्विच किए जा रहे थे और अपनी बातों को कहे जा रहे थे, लेकिन लास्ट टाइम विंग ने जब वांग जी को स्विच करते हुए अपने नीचे ले लिया था तो उससे पहले वांग जी ने बोला था कि इस रिलेशनशिप में हम में से कोई किसी से कोई अधिकार नहीं मांग रहा है, हम दोनों के पास इक्वल राइट्स हैं, यानी कि हम दोनों ही जो चीज़ करना चाहें वो कर सकते हैं, किसी एक की परमिशन की हमें ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहते ही विंग ने वांग जी को फिर से स्विच किया और अपने नीचे ले लिया और उसको श्योरिटी देते हुए उसके फॉरहेड पे किस किया और फिर बोला, ऑफ कोर्स हम दोनों के पास इक्वल राइट्स हैं और कोई भी इसमें कोई बड़ा या छोटा नहीं है। उन दोनों की बातें काफ़ी लंबी चलने लगी थी, जिसकी वजह से वांग जी को लगने लगा था कि अब उसे इन बातों को रोक देना चाहिए और थोड़ा सा बोल्ड बनते हुए उसने विंग से बोला, ओके ठीक है, अब हमें इन सबको साइड रखना चाहिए और आगे प्रोसेस करना चाहिए। ऐसा कहते ही वांग जी का सेंटेंस पूरा नहीं हुआ था, इससे पहले ही विंग ने वांग जी के लिप्स पे अटैक कर दिया था। विंग के लिप्स वांग जी के लिप्स के ऊपर ऐसे लग रहे थे जैसे कि मानो बैटलफील्ड में दो ऐसे योद्धाओं पे अटैक कर रहे हों जो कि अभी तक वो अवेयर नहीं थे, वो किसी अपने आप को डिफेंस करने के लिए तैयार तक नहीं थे और सडनली उन पे अटैक हुआ था। लेकिन उस साइड के योद्धा कौन सा कम थे, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर्स हैं। ऑफ कोर्स सी बात है, वो अटैक तो बैक करेंगे ही। अब सेकंड साइड के कल्टिवेटर्स भी युद्ध में शामिल हो चुके थे और वो भी एक के बाद एक अटैक किए जा रहे थे। कल्टिवेटर वर्ड में यहाँ पे लिप्स के लिए यूज़ कर रही हूँ तो समझ जाइएगा। जैसे ही इन चारों योद्धाओं के बीच में, इन चारों कल्टिवेटर्स के बीच में युद्ध स्टार्ट हो चुका था तो विंग को लगा कि उसने अपने सैनिकों को बुला लेना चाहिए, यानी कि अब अपने तीर उसने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। उसने वांग जी के लिप्स पे बाइट करना स्टार्ट कर दिया था। वांग जी को ये बहुत अजीब सा लगा, क्योंकि अभी तक जब सामने वाला इंसान उस पे उसी के बराबर के कल्टिवेटर से युद्ध कर रहा हो ना, वो चल जाता है, लेकिन जब उसके सामने कल्टिवेटर्स भी हैं, सैनिक भी हैं और वो अकेला है तो ये बहुत वीक पड़ जाता है इंसानों सब। लेकिन इस वक्त वांग जी वीक नहीं था। वांग जी ने भी अपनी सैनिकों की क्षमता विंग को दिखाना स्टार्ट किया और अपने सैनिकों को भी उसने बैटल फील्ड में बुला ही लिया। कुछ देर तक उनके सैनिक भी आपस में लड़ते रहे, उनके कल्टिवेटर्स भी आपस में लड़ते रहे और इसी बीच विंग को फिर से मौका मिल गया वांग जी के मुंह में एंटर करने का, यानी कि अपनी टंग उसने वांग जी के मुंह में एंटर कर दी थी। जैसे जैसे विंग इस किस को डीप करते जा रहा था, पैसिनेट करते जा रहा था, वैसे वैसे वांग जी एकदम अपने आप को विंग को सौंपते जा रहा था। वो विंग के हाथों में अपने आप को पूरी तरीके से देने लगा था। वो अपना कंट्रोल खुद से ही खो रहा था और उससे ऐसा लग रहा था कि इस वक्त अगर उसको कोई कंट्रोल कर सकता है तो वो विंग है और वो खुद को विंग को देने के लिए एकदम तैयार था। उसने एक बार भी कोशिश नहीं की विंग को रोकने की, तब जब विंग अपनी टंग को वांग जी के मुंह के अंदर एंटर कर रहा था। वो बिल्कुल उसको वो सब कुछ करने दे रहा था जो विंग किए जा रहा था और कुछ ही टाइम के बाद उनकी किस इतनी डीप हो चुकी थी कि अब बाहर के कल्टिवेटर्स और सैनिक कुछ नहीं कर सकते थे। अब दो ऐसे योद्धा युद्ध कर रहे थे कि वो और किसी की ज़रूरत ही नहीं थी, बाकियों को तो एकदम साइड ही कर दिया गया था। बैटल फील्ड में अब दो ही लोग थे, सिर्फ दो ही कल्टिवेटर्स थे, या फिर मानो बहुत बड़े स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर्स थे जो कि आपस में बहुत बड़े लेवल पे फाइट कर रहे थे। लगभग 3 से 4 मिनट तक इस किसको करने के बाद अब दोनों को सांसें कम पड़ने लगी थी और फाइनली विंग ने वांग जी को ऐसे ही छोड़ दिया था, यानी कि इस वक्त विंग ने वांग जी को पूरा चांस दिया था सांस लेने की, लेकिन वो यहाँ पे नहीं रुका था। वांग जी तो बहुत गहरी गहरी सांसें ले रहा था, उसको बहुत मुश्किल भी हो रही थी सांस लेने में, क्योंकि पिछले 3-4 मिनट से वांग जी ने बिल्कुल अच्छे से सांस ही नहीं ली थी, या ये कहो कि विंग ने उसको सांस लेने का मौका ही नहीं दिया था। वांग जी गहरी गहरी सांसें ले रहा था तो विंग उसके ऑल ओवर फेस पे किस कर रहा था और अब धीरे धीरे वो उसके नेक पे जाते हुए अपने हाथों को वांग जी के रोप्स के अंदर डालने लगा था। धीरे धीरे उसने उसके बेल्ट को, उसके रोप्स के बटन्स को या फिर डोरियों को खोलना स्टार्ट कर दिया था।
और अब कुछ ही पलों के अंदर उसको वांग जी के बैर चेस्ट दिखने लगी थी। विंग वांग जी के नेक पे लव बाइट्स छोड़ने लगा था। उसके वहाँ पे पर्पल मार्क्स उसको ये फील करा रहे थे कि आज के बाद वांग जी किसी और का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसी का है। इससे पहले उन लोगों के बीच में स्किनशिप हुआ था, सेक्स भी हुआ था और फिजिकल कांटेक्ट भी उन लोगों ने बनाया था, लेकिन इस बार जो था ना वो एक अलग ही एहसास दे रहा था। उन दोनों को ही बहुत अच्छा फील हो रहा था। उन लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे कि वो लोग इस वक्त एक दूसरे की उस इच्छा को पूरा कर रहे हैं जो कि वो दोनों ही एक दूसरे के लिए रखते थे। विंग और वांग जी एकदम खोए हुए थे एक दूसरे की किस में, यानी कि विंग के जो लिप्स इस वक्त वांग जी के नेक पे टच हो रहे थे, उसके टीथ जब उसके नेक को टच कर रहे थे तो वांग जी ने अपनी आंखों को इस तरीके से क्लोज कर दिया कि वो सिर्फ महसूस करना चाहता था, वो देखना नहीं चाहता था, इस वक्त सिर्फ महसूस करना चाहता था। और इस सब के चलते कब उसके हाथ विंग के रोप्स के अंदर जाने लगे, उन्हें खोलने का ट्राई करने लगे, उसे खुद भी नहीं पता चला। इस वक्त विंग अपने आप को वांग जी के ऊपर बिल्कुल इस तरीके से खोया हुआ देख रहा था कि उसको खुद भी नहीं पता चल रहा था कि वांग जी के हाथ कहाँ हैं। वांग जी ने विंग के रोप्स को, अपर रोप्स को निकाल दिया था। विंग अभी अपने इनर रोप्स में था और वांग जी भी कहीं ना कहीं इस वक्त अपर बॉडी में एकदम नेकेड था। लोअर बॉडी में उसके अभी तक कपड़े थे, लेकिन वो कब तक रहेंगे मुझे भी नहीं पता। धीरे धीरे विंग ने अपने आप को नीचे की तरफ बढ़ाना स्टार्ट किया। वांग जी के चेस्ट पे भी उसने अपने टीथ का यूज़ करते हुए वहाँ पे भी कुछ लव बाइट्स छोड़ दी। विंग फिर से ऊपर की साइड जाके वांग जी के सेकंड साइड की जो नेक थी ना, वहाँ पे भी कुछ लव बाइट्स छोड़ दिया था। उसे ऐसा लग रहा था कि आज वांग जी की बॉडी में, ऑल ओवर बॉडी में उसके लव बाइट्स होने चाहिए, क्योंकि यही तो उसे कल सुबह ये फील कराएगा कि कल नाइट में उसने कितनी मेहनत की है। वांग जी धीरे धीरे इन किस्सों में एकदम खोया जा रहा था। उसके हाथ फिर से विंग के इनर रोप्स में भी थे। उसके इनर रोप्स की डोरियों को खोलते हुए उसने फिर से विंग को अपर साइड से अपर बॉडी में एकदम नेकेड कर दिया था। दोनों ही इस वक्त बेड में अपर बॉडी में एकदम नेकेड थे। उनके अपर बॉडी में एक भी कपड़ा नहीं था और वो कपड़े कहाँ थे किसी को भी नहीं पता था। सुबह उठने के बाद ही पता चलेगा कि उनके कपड़े कहाँ थे। विंग और वांग जी एक दूसरे में बहुत बहुत ज़्यादा खोए हुए थे। विंग ने अपने आप को अब नीचे की साइड लेके आना शुरू किया। विंग ने उसके चेस्ट पे भी फिर से लव बाइट्स दिए, उसके टमी पे भी लव बाइट्स दिए और अब विंग वांग जी की नेवल पे था, यानी कि उसके नेवल के ऊपर विंग के लिप्स थे और थोड़ी ही देर के बाद वहाँ पे उसने उसको सक करना स्टार्ट कर दिया था। अब विंग की टंग वांग जी के नेवल के होल के अंदर थी। अभी तक वांग जी जो कि अपनी आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहा था, कहीं ना कहीं अब एक छोटा सा मौन उसके मुंह से निकल चुका था और उस मौन को सुनने के बाद विंग को एहसास हो रहा था कि उसने कितना अच्छा काम किया है। अभी उसको लग रहा था कि अभी तक की मेहनत उसकी रंग लेके आई है। वांग जी विंग के किसेस को और सहन नहीं कर पा रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि अगर विंग ऐसा करता रहा तो ना जाने वो कब चिल्ला पड़ेगा। उसने विंग के शोल्डर्स को पकड़ा और फिर से अपनी पोजीशन को स्विच कर दिया। उसने अपनी आंखें अभी तक नहीं खोली थी। विंग ने जैसे ही वांग जी के इस रूप को देखा तो उसको ऐसा फील हो रहा था कि उसने जो प्लेजर अभी तक वांग जी को दिया था, जो फीलिंग्स उसने वांग जी को दी थी, अब वही वो खुद भी फील करने वाला है। उसने वांग जी के हेयर में अपने हाथ को डाला और उसको अपनी तरफ खींचते हुए उसके कान में बोला, आई एम वेटिंग माई लव। वांग जी ने भी धीरे धीरे वही सब प्रोसेस स्टार्ट किया जो कि अभी अभी विंग ने किया था। उसके फॉरहेड पे, उसके चीक्स पे, उसके आईज पे, उसके नोज पे, उसके जॉ लाइन्स पे, उसके लिप्स पे और फाइनली अब उसके नेक पे। अभी तक जो वो किसेस कर रहा था अब उसने स्टार्ट कर दिया था धीरे धीरे विंग के नेक पे लव बाइट्स छोड़ना। धीरे धीरे वो भी विंग के नेक को एकदम पूरी तरीके से कवर कर देना चाह रहा था वांग जी के लव बाइट्स से। अभी तक वांग जी ने अपनी आंखों को नहीं खोला था, वो सिर्फ अपनी लिप्स को विंग की स्किन पे फील करना चाह रहा था। वो बस देखना चाह रहा था कि सेक्स जैसी चीज़ भी कैसे इंजॉइंग हो सकती है। इससे पहले उसका एक्सपीरियंस सेक्स में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, इसलिए आज वो चाहता था कि वो इसको कम्प्लीटली बहुत अच्छी तरीके से इंजॉय करे और महसूस करे उस चीज़ को कि क्या सच में सेक्स भी इंजॉइंग होता है या नहीं।
वांग जी बिजी था विंग को लव बाइट्स देने में, और विंग बिजी था वांग जी की पैंट को निकालने में। यानी कि अब वो चाहता था कि वांग जी उसके सामने एकदम नेकेड हो। वो उसको लोअर बॉडी में भी कपड़ों के साथ नहीं देखना चाह रहा था। धीरे धीरे विंग ने वांग जी की पैंट को उतारना शुरू किया और वांग जी ने भी पूरी तरीके से उसे कोऑपरेट किया। और जैसे जैसे विंग उसको मूव कर रहा था वो वैसे वैसे विंग के साथ मूव होते जा रहा था। लेकिन इस वक्त अभी तक वांग जी ही विंग के ऊपर था। जैसे ही विंग ने वांग जी की पैंट्स निकाल दी तो विंग ने फिर से वांग जी को स्विच करते हुए अपने नीचे ले लिया, और अब वो फिर से उसके ऊपर था और जल्दी से उसने अपनी पैंट भी निकाल दी थी। दोनों की ही बॉडी वो दोनों आसानी से देख सकते थे, और एक दूसरे की पैर बॉडी को देखने के बाद जो वो फील कर रहे थे ना, वो बहुत अलग था। उन लोगों को ऐसा मन कर रहा था कि इस बॉडी के साथ लिपट के बस ऐसे ही रह जाए। वो उस बॉडी को छोड़ना नहीं चाह रहे थे। विंग के हाथ वांग जी के ऑल ओवर बॉडी में घूम रहे थे। टो टू हेड उसने वांग जी के बॉडी के हर एक इंच को छू लिया था, और उसको छूते हुए वो फील कर रहा था कि वो क्या छू रहा है। उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि इससे पहले जो उसने किया था वो बहुत ज़्यादा गलत था। उसे उस वक्त फील भी हो रहा था कि गलत हो रहा है, लेकिन इस वक्त उसको फील नहीं हो रहा था कि कुछ भी गलत हो रहा है। इस बार वांग जी को टच करते हुए उसे फील हो रहा था कि वो अपनी किसी ऐसी चीज़ को छू रहा है जो कि लाइफ टाइम के लिए अब उसी की है। उसको ऐसा फील हो रहा था कि हाँ, यही चीज़ वो हमेशा से इंजॉय करना चाह रहा था। इस वक्त वांग जी को छूते हुए वो फील कर पा रहा था कि वो कितना अराउज्ड है, कितना कितना वो चाहता है इस वक्त वांग जी को। दूसरी तरफ वांग जी था जो कि विंग के इस टच को बहुत बहुत ज़्यादा फील कर रहा था। उसको भी इस टाइम का बहुत वेट था। वो भी चाहता था कि उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप भी कुछ इसी तरीके का हो, जहाँ पे बहुत सारा प्यार हो, बहुत सारी रिस्पेक्ट हो, और वो लस्ट भी हो जो कि एक दूसरे के लिए वो इक्वली रखते हों। यहाँ पे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती ना हो, हर एक चीज़ अपनी मर्जी से हो। धीरे धीरे वांग जी ने भी अपने हाथों को विंग के बैक में यानी कि उसकी पीठ में घुमाना स्टार्ट किया, और उसको अपनी साइड को खींचते हुए उसने फिर से विंग को किस करना स्टार्ट कर दिया था। इस किस के दौरान उन दोनों की ही बेयर बॉडीज एक दूसरे से चिपकी हुई थी, और वो फील कर पा रहे थे कि उनके प्राइवेट पार्ट्स कितने अराउज्ड हो चुके हैं, और उन लोगों को अब देर नहीं करनी चाहिए। धीरे धीरे विंग ने अपना काम स्टार्ट करना भी शुरू कर दिया था। इस बार उसको ये डर नहीं था कि वांग जी को पेन होगा, क्योंकि वांग जी ये सब कुछ पहले ही झेल चुका था। इसलिए उसको इस बात की कोई टेंशन नहीं थी कि वो रफ रहे या फिर नॉर्मल रहे। वो जैसे चाहे वैसे अपने आप को सेटिस्फाई कर सकता है। दूसरी तरफ वांग जी था जो कि इस वक्त वो भी चाहता था कि विंग अब उसको और वेट ना कराए। वो चाहता था कि विंग अब जल्दी से उसको पूरी तरीके से अपना बना ले। वो विंग को फील करना चाह रहा था, और वो यही चाह रहा था कि अब उन दोनों के बीच में कोई भी गैप ना रहे, 1 मिनट की भी दूरी ना रहे। और बस अब वो पूरी तरीके से तैयार था खुद को विंग को सौंप देने के लिए। वो जैसे चाहे वैसे उसके साथ जो करना चाहे वो कर सकता है, लेकिन इस बार वांग जी की पूरी मर्जी थी। कुछ ही समय के बाद विंग ने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया था, और वो रूम अब सिर्फ और सिर्फ स्किन स्लैब्स पे और विंग और वांग जी की मॉर्निंग के साथ ही गुजर रही थी। और ये सारा प्रोसेस ऑलमोस्ट मिडनाइट तक चलते रहा। मिडनाइट तक उन दोनों ने एक दूसरे को बहुत अच्छे से सेटिस्फाई किया था, बहुत अच्छे से लव मेकिंग उन दोनों के बीच में हुई थी, और उन दोनों ने ही एक दूसरे को बहुत अच्छे से फील भी किया था। मिडनाइट के टाइम पे वो दोनों बुरी तरीके से थके हुए एक दूसरे के आर्म्स में पड़े हुए थे, एक दूसरे को देखे जा रहे थे जैसे कि उनकी इच्छा अभी तक ख़त्म नहीं हुई थी, लेकिन अब उनकी बॉडी उनका साथ देने को तैयार नहीं थी। आखिरकार कब तक साथ देगी बॉडी भी। विंग ने फिर से वांग जी के फॉरहेड पे किस करते हुए उसको खींचते हुए अपने आर्म्स पे ले लिया, और अपने ऊपर ब्लैंकेट को लेते हुए वो दोनों वैसे ही एक दूसरे के आर्म्स में वैसे ही एक दूसरे को फील करते हुए, एक दूसरे की वार्मनेस को फील करते हुए अपनी आंखों को बंद करने लगे थे, और इंतजार करने लगे थे उनकी अब सुकून भरी नींद के आने का, जिसको आने में अब कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगने वाला था, क्योंकि वो दोनों ही इस वक्त इतने ज़्यादा खुश थे, इतने ज़्यादा संतुष्ट थे कि उनकी नींद भी अब पल भर में ही उनके पास आने को तैयार थी। और पलक झपकते ही उन दोनों को नींद भी आ चुकी थी, क्योंकि इंसान जब खुश होता है और संतुष्ट होता है तो ऑफकोर्स सी बात है उसको नींद भी बहुत प्यारी होती है।
आज के इस इंटीमेट सेशन में मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं आप लोग को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, लेकिन अगर नहीं कर पाई हूँ तो आप लोगों से मैं सॉरी बोलती हूँ। तो चलिए स्टोरी को फिर से स्टार्ट करते हैं। उन दोनों के इस हॉट से सेशन के बाद एक दूसरे को बहुत अच्छे से फील कर लेने के बाद वो दोनों आराम से सो रहे थे। लेकिन रात आखिरकार कितनी लंबी हो सकती है। रात रात होती है और उसके बाद दिन को आना ही होता है, सुबह होनी ही होती है। उन दोनों के लिए भले ही रात आधी रात में हुई हो, लेकिन दुनिया के लिए सुबह हो चुकी थी। लेकिन इन दोनों के लिए अभी तक सुबह नहीं हुई थी। ये दोनों आराम से सो रहे थे, क्योंकि मिडनाइट में सोने के बाद अब कौन सी बात है आप मिड ऑफ द डे ही उठेंगे। उसके पहले उठने की उम्मीद तो मुझे भी नहीं है। ब्यूरियल माउंट के बाकी लोगों के लिए सुबह हो चुकी थी, लेकिन आज ब्यूरियल माउंट में रहने वाले लोगों का जो स्वभाव था ना, वो थोड़ा सा चेंज था। आज वो लोग हल्ला गुल्ला नहीं मचा रहे थे, भागते दौड़ते हुए इधर उधर नहीं जा रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उठते उठते ही वैन किंग ने उन्हें अच्छे से समझा दिया था कि सारा का सारा काम पूरी शांति से होगा। क्योंकि वैन किंग अच्छे से जानती थी कि कल विंग और वांग जी एक ही रूम में थे, यानी कि उन दोनों के बीच भी कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से वो रात भर बहुत ज़्यादा थके होंगे। और अगर वो थके हैं तो इस वक्त उन्हें नींद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वैन किंग ने सबको अच्छे से समझा दिया था कि अपने सारे काम को बहुत शांति के साथ करे, कोई भी उन दोनों को डिस्टर्ब करने की कोशिश ना करे। वैन किंग ऑर्डर दे और ब्यूरियल माउंट के लोग ना माने, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए सभी लोग वैन किंग के ऑर्डर को फॉलो भी कर रहे थे। लगभग 9 बज चुके थे। ये दोनों के दोनों लवर्स अभी तक नहीं उठे थे, लेकिन बाकी के सेक्ट के जो मेंबर्स थे उन्हें अब धीरे धीरे करके जाना था। आखिरकार वो यहाँ पे लाइफ टाइम रहने के लिए तो नहीं आए थे, वो सिर्फ यहाँ पे पार्टी के लिए आए थे, और पार्टी ख़त्म तो उनके यहाँ पे रहने का टाइम भी ख़त्म। सभी लोग आराम से उठ चुके थे, अपने मॉर्निंग रूटीन्स को कर चुके थे, और अब वो विंग और वांग जी का वेट कर रहे थे ताकि वो उनसे मिले और उनसे विदा ले ले। लेकिन ये लवर्स तो सोए हुए थे। जैन चैंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि इनकी शादी में हम सब लोग यहाँ पे इनकी खुशियों में शामिल होने आए थे और इन दोनों को देखो ये आराम से सोए पड़े हैं। तो जैन चैंग ने फैसला लिया कि वो जाके उन्हें ज़रूर उठाएगा। भले ही वो थोड़ा बहुत शर्म भी उसे आ रही थी कि आखिरकार एक कपल के रूम में वो कैसे जा सकते हैं, और वो ये भी नहीं जानता था कि अंदर क्या सिचुएशन होगी, उसे क्या देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी उसने अपने आप को समझाते हुए उसने सिर्फ अपने आप को यही बोला कि उन दोनों का उठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम यहाँ से ऐसे ही चले गए तो ये भी अच्छा नहीं लगेगा। और चलो मैं तो फिर भी चले ही जाऊँ तो बाकी लोगों का क्या, बाकी लोगों को तो उन्हें ग्रीट करना ही होगा, उन्हें अलविदा बोलना ही होगा ना। ऐसा सोचते हुए जैन चैंग ने उनकी डोर पे नॉक किया। डोर पे नॉक करने के बाद उसे कोई रिस्पांस नहीं मिला। उसने 2 से 3 बार नॉक किया, उसे फिर भी कोई रिस्पांस नहीं मिला। इस वक्त तो उसकी हालत ऐसी थी ना, मानो वो ये चाह रहा हो कि वो लात मारे इस दरवाजे को और अंदर चले जाए। लेकिन वो ये भी जानता था कि एक लवी डवी कपल के रूम के अंदर ऐसे ही एंटर कर जाना मतलब कुछ ना कुछ ऐसा देख लेना जो आपको सेम फील करा सकती है। जैन चैंग ने फिर से नॉक किया। इस बार उसने नॉक नहीं किया था, उसने दरवाजे को पीटना स्टार्ट कर दिया था। वो तो दरवाजे को अब तोड़ने ही वाला था, लेकिन लकीली विंग ने अंदर से दरवाजे को खोल दिया था। जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि वांग जी के रूम में पहले से ही बाथ टब वगैरह हर एक चीज़ प्रिपेयर करा दी गई थी। तो विंग ने पहले ही अपने आप को मतलब नहा धो के वो तैयार था, लेकिन वांग जी को उसने अभी तक नहीं उठाया था, क्योंकि उसे लग रहा था कि रात में जितना भी रफ सेशन उन लोगों के बीच में हुआ है उसकी वजह से वांग जी को अभी सोने की ज़रूरत है। और उसने अपने रूम में भी साउंड प्रूफ तालिस्मान का यूज़ किया था, जिसकी वजह से पीटने की आवाज़ उन दोनों में से किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। लेकिन अकॉर्डिंग टू टाइम उसको लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं उठने में, इसलिए वो उठ चुका था। लेकिन उसने वांग जी को नहीं उठाया था। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो देखा कि सामने जैन चैंग खड़ा था, और उसने जैन चैंग को देखते ही डायरेक्टली रूम से बाहर आके उसने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लिया, ताकि जैन चैंग अगर कोई चिल्लाने की आवाज़ अपने मुंह से निकालता है तो अंदर वांग जी जो कि पीसफुली सो रहा है वो उसकी नींद ना टूटे। और विंग ने पहले ही वांग जी के ऊपर भी कुछ ऐसे तालिस्मान यूज़ किए थे जिसकी वजह से उसको ये पता ना चले कि वो अभी 5 बजे से ज़्यादा तक सो चुका है। विंग चाहता था कि जब आज उसकी बॉडी को पूरी तरीके से रिलैक्स फील होने लगे, वो अच्छे से पूरी तरीके से उसे ये फील होने लगे कि अब और वो नहीं सोना चाहता, वो तभी उठे। इसलिए
विंग ने वांग जी को उठाया भी नहीं था। बाहर आते ही उसने डोर को बंद किया और जैन चेंग से पूछा कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है। तो जैन चेंग ने आंसर करते हुए बोला कि ऑलमोस्ट सभी लोग उनका वेट कर रहे हैं, वो यहाँ से जाना चाहते हैं और तुम दोनों का ही वेट कर रहे थे। क्या तुम दोनों को पता नहीं है कि हम लोग कब से तुम लोगों का वेट कर रहे हैं। जैन चेंग ने इस वक्त अपनी आवाज़ को कंट्रोल करते हुए बोला, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी समझ चुका था कि विंग चाहता है कि अंदर जो इंसान यानी कि वांग जी है वो उनकी बातों को ना सुने। विंग ने बोला, उन दोनों को उठने में थोड़ा देर हो गई थी, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं उठ चुका हूँ तो मैं उन लोगों से मिल लेता हूँ। ऐसा कहते हुए वो मीटिंग हॉल की तरफ चले गया, जहाँ पे सभी लोग उसी का वेट कर रहे थे। विंग के वहाँ पे पहुँचते ही सभी लोगों ने विंग को बो डाउन किया। विंग ने भी रिप्लाई में उन्हें बो डाउन किया और वापस से बैठने के लिए परमिशन दे दी। सभी लोग बैठ गए और अब एक एक करके सभी लोग परमिशन मांगने लगे वहाँ से जाने के लिए। लेकिन विंग ने उनसे रिक्वेस्ट की कि यहाँ पे ब्रेकफास्ट बन चुका होगा तो प्लीज़ ब्रेकफास्ट करके ही यहाँ से जाइएगा। आप सभी हमारे मेहमान हैं और आप सभी को खाली पेट यहाँ से भेजना मुझे नहीं लगता कि अच्छी बात होगी। वैन किंग जानती थी कि विंग ये अनाउंस जरूर करेगा, इसलिए उसने पहले ही सारे के सारे अरेंजमेंट करा के रखे थे। उसने सभी लोगों के लिए खाना बनवा के रखा था और अब सभी लोगों की खातिरदारी करने का समय भी आ चुका था। सभी लोगों को वहाँ से डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़ने के लिए विंग ने वैनिंग को बोला और वैनिंग उन सभी को लेके फिर से डाइनिंग एरिया की तरफ जा चुका था। वांग जी दूसरी तरफ सो ही रहा था, लेकिन अब उसको सोने का और मन नहीं था, इसलिए धीरे धीरे वो अपनी आंखों को खोलता है। उसको लगा था कि आज की सुबह जब वो उठेगा तो वो विंग के साथ होगा, लेकिन उसने देखा कि उसके साइड में कोई नहीं था। उसने टर्न होके देखा, उसे लगा क्या पता नाइट में वो टर्न हो गया हो और सेकंड साइड विंग हो। तो उसने टर्न होके देखा तो विंग वहाँ पे भी नहीं था। वांग जी ने अपने आप को कवर करते हुए ब्लैंकेट से अपने चारों तरफ देखा तो उसने देखा कि कमरे में चारों तरफ उजाला फैला हुआ है। उसने देखा कि लगभग ऐसा लग रहा है कि आधी दोपहर हो चुकी हो, सूरज सर के ऊपर हो, और उसको महसूस हो गया था कि लगभग 10 तो बज ही चुके हैं। और वो अपने आप से ही बोलने लगा था कि आखिरकार वो इतनी देर तक कैसे सो सकता है, और वो भी तब जब ब्यूरियल माउंट में इतने सारे मेहमान हैं। क्या सोच रहे होंगे वो उसके बारे में। वांग जी ने अपने आप को उसी ब्लैंकेट के साथ बेड से नीचे उतारा और अपने कपड़ों को ढूंढने लगा, जिन्हें ढूंढने में उसे कम से कम 5 से 10 मिनट तो लगे ही थे, क्योंकि नाइट में तो मजे मजे में उन्होंने फेंक दिए थे, लेकिन सुबह होने के बाद उन्हें ढूंढने में उन्हें आसानी तो नहीं हुई थी। वांग जी जब अपने कपड़ों को ढूंढ रहा था और कम्प्लीटली अपने कपड़ों को ढूंढ भी चुका था, तो उसने देखा कि विंग ने फिर से उसके लिए बाथ टब प्रिपेयर करके रखा हुआ है, लेकिन बाथ टब के बगल पे ही एक टेबल में उसने उसके लिए कपड़े भी रखे हुए हैं। वांग जी ने अपने इनर रोब्स तो पहले ही पहन लिए थे, लेकिन उसने सोचा कि ठीक है अब लेट हो ही चुका है तो वो यहाँ से नहाने के बाद ही रूम से बाहर जाएगा। उसने अपने आप को बाथ टब में लिया और नहाना स्टार्ट किया, लेकिन तभी उसने महसूस किया कि रूम का डोर ओपन हुआ था, और जैसे ही उसने डोर की तरफ अपनी नज़र घुमाई तो वहाँ कोई और नहीं विंग था। विंग ने रूम के अंदर एंटर करते ही देखा कि वांग जी बाथ टब में बैठा हुआ है, तो उसने डायरेक्टली अपने कदमों को वांग जी की तरफ बढ़ाते हुए बोला, ओह तो मैं एकदम सही टाइम पे आया हूँ। ऐसा कहते हुए उसने कुछ साबुन तरीके का, मतलब अब उस टाइम पे कौन से साबुन होते होंगे वो मुझे नहीं पता है, मतलब कुछ भी जो बॉडी को साफ कर सके ऐसा जो भी था वो उठाया और वांग जी की बॉडी पे उसने उसे लगाना स्टार्ट किया। धीरे धीरे उसने वांग जी की हेल्प की उसके नहाने में। तो वांग जी ने उससे बोला कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं उठाया। तो विंग ने उससे बोला, मैं चाहता था कि तुम आराम से उठो, जब तुम पूरी तरीके से फील करो कि अब तुम उठना चाहते हो तो तुम तभी उठो। विंग ने वांग जी को कम्प्लीटली हेल्प की उसके नहाने में और उसके बाद उसके इनर रोब्स पहनाने में, उसके बालों को सुखाने में और फिर उसके आउटर रोब्स को पहनाने में। लेकिन आउटर रोब्स पहनाने से पहले वांग जी सीसी के आगे आके खड़ा हो चुका था, और जैसे ही वो सीसी के आगे आके उस टेबल में बैठने ही वाला था तो उसने देखा कि उसके नेक पे बहुत सारे लव बर्ड्स हैं। वो एक एक करके उन लव बर्ड्स को छू रहा था और महसूस कर रहा था कि नाइट में विंग ने उसके साथ क्या किया था। उसको ऐसा लग रहा था कि इस नेक को सजाने के लिए आज इससे अच्छी चीज़ और कुछ नहीं हो सकती। मन ही मन में वो ऐसा फील करने लगा था कि मानो कोई बहुत एक्सपेंसिव सा नेकलेस भी आज इसका मुकाबला नहीं कर सकता।
विंग ने जब नोटिस किया कि वांग जी उन लव बर्ड्स को अपने हाथों से टच कर रहा है तो वो वांग जी के लेवल तक झुका और अपने रोप्स को भी थोड़ा सा हटाते हुए बोला, तुमने भी मुझे सेम बाइट्स दिए हैं, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों की नेक पे ये कितने अच्छे लग रहे हैं। दोनों की ही नज़रें इस वक्त मिरर से मिली हुई थी, यानी कि डायरेक्टली ना सही इनडायरेक्टली वो दोनों ही आई कांटेक्ट में थे। लेकिन जैसे ही विंग के मुंह से इस सेंटेंस को सुना तो वांग जी ने अपना आई कांटेक्ट ब्रेक करते हुए नीचे अपनी आंखों को झुका लिया और उसके फेस पे सिर्फ फिर से एक रेडनेस आने लगी थी, एक लाली आने लगी थी, जो कि सबूत थी इस बात का कि वांग जी इस वक्त थोड़ा सा प्लस कर रहा है और साई भी फील कर रहा है। वांग जी के साई फेस को देखने के बाद विंग को फिर से ऐसा मन करने लगा था ना कि मानो वो इस वक्त वांग जी के इस रेड चिक्स को ना एकदम बाइट करना चाहता था, लेकिन वो नहीं चाहता था कि उसके लव बाइट्स उसके चिक्स पे भी दिखाई दे और दुनिया के सामने उसको फिर से एम्बैरेस फील होना पड़े। भले ही वो दोनों कपल्स थे, फिर भी इतनी बेशर्मी तो वो नहीं दिखा सकते थे। उसने वांग जी को उठाया, उसके चिक्स को अपने हाथों से पिंच किया और उसके बाद उसको आउटर रोब्स भी पहनाना स्टार्ट कर दिया। वांग जी को तो ऐसा लग रहा था कि विंग के लिए तो उसका एकदम बेबी बन चुका है, कल से वही उसको कपड़े पहनाए जा रहा है, उसको नहलाए जा रहा है। आखिरकार ये क्या चल रहा है। वो बोलना चाहता था विंग से कि वो खुद कर लेगा, लेकिन विंग उसके सुनने को तैयार नहीं था। दूसरी तरफ सभी लोग एक एक करके जा चुके थे, लेकिन जैन चैंग ने डिसाइड किया था कि वो 2-4 दिन यहाँ पे रहेगा, क्योंकि उसने भी अपने भाई को बहुत मिस किया है और वो चाहता है कि अब वो 2-4 दिन तो कम से कम अपने भाई के साथ रहे। इसलिए वो वहीं पे था और इस वक्त उसका भाई अपने हस्बैंड के साथ बिजी था, तो उसको लगा कि क्यों ना वो ब्यूरल माउंट घूम ले। ब्यूरल माउंट इन द सेंस कि वो सिर्फ आसपास कैसे लोगों का रूम है, कैसे वहाँ पे पढ़ाई के लिए क्लासरूम्स हैं, कैसा किचन है, ETC एंड ऑल, सिर्फ यही चीज़ें वो देखना चाह रहा था। उसने स्टार्टिंग करनी चाहिए किचन से। जैसे ही वो किचन के अंदर एंटर किया तो उसने देखा कि किचन में पहले से ही वैन किंग थी। वैन किंग ने जैसे ही देखा कि जैन चैंग किचन के अंदर एंटर कर चुका है तो उसने जैन चैंग से पूछा, क्या तुम्हें कुछ चाहिए था। तो जैन चैंग ने आंसर करते हुए बोला, नहीं, मैं तो यहाँ पे बस देखने आया था कि आप लोगों का किचन कैसा है। तो जैन चैंग जैसे ही मुड़ने वाला था तो वैन किंग ने उसको आवाज़ लगाते हुए बोला, तो क्या आप बस इतना ही देखने आए थे। वैन किंग के इस क्वेश्चन से जैन चैंग अपनी जगह पे ही रुक गया और थोड़ा सा नर्वस फील करने लगा, क्योंकि 10 साल पहले उसने वैन किंग को एक कॉम दिया था, यानी कि इनडायरेक्टली उसको प्रपोज किया था, लेकिन आज तक वैन किंग ने उसका कोई आंसर नहीं किया था और सामने वाले ने कोई आंसर नहीं किया है। इसका मतलब है कि वो अभी तक उस बारे में कोई डिसीजन नहीं ले पाया है और इस सिचुएशन में किसी दूसरे इंसान का नर्वस होना तो बनता है और इंसान को फेस करने में भी उसको थोड़ी सी अजीब सी फीलिंग तो होती ही है। इसलिए जैसे ही उसने वैन किंग को फेस किया तो उसने वहाँ से चले जाना ही बेहतर समझा। वैन किंग को याद तक नहीं था कि जैन चैंग ने उसे कभी कोई कंघी भी दी थी, लेकिन उसने आज तक वो संभाल के ज़रूर रखी थी। दूसरी तरफ जैन चैंग था जो वापस मुड़ के ये बोलना चाह रहा था कि वो बाद में आके देख लेगा, लेकिन उसके मुँह से तो शब्द ही नहीं निकल रहे थे। लेकिन वो लौटा ज़रूर था। वैन किंग को देखने के लिए वो अपनी जगह से मुड़ा ज़रूर था। उसने वैन किंग को देखा और उससे कुछ बोलता इससे पहले ही विंग बाहर से बोल चुका था, क्या मुझे अपने फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के हेड को किसी और को देना पड़ेगा। इस सेंटेंस को सुनते ही जैन चैंग और वैन किंग दोनों ही एक साथ ब्लश करने लगे थे, क्योंकि वो दोनों ही समझ चुके थे कि विंग के जो ये सेंटेंस उसने बोला है अभी अभी उसका क्या मीनिंग है। लेकिन वैन किंग ने फिर से बहाना बनाते हुए बोला, क्या मतलब है तुम्हारा। तो विंग ने आंसर करते हुए बोला, तुम्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। उसने बोला, क्या मुझे क्या एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो विंग ने बोला, जो चीज़ आज तक तुम्हारे पास है उस चीज़ को एक्सेप्ट करो और अपने लिए भी कुछ नया सोचो। मैं 100% श्योर हूँ कि मेरा भाई आज भी तुमसे मूव ऑन नहीं कर पाया है, तो प्लीज़ अपने आप को एक और चांस दो और इस रिश्ते को भी। मुझे अच्छे से पता है कि तुम बहुत अच्छे से इसे निभाओगी। तुमने आज तक मेरा साथ दे दिया है, अब अपनी खुशियों की तरफ बढ़ो। मैं चाहता हूँ कि तुम भी खुश रहो। मैं चाहता हूँ कि ब्यूरल माउंट का हर एक इंसान खुश रहे और शुरुआत तुमसे हो तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। ऐसा कहते हुए विंग उस किचन से बाहर जा चुका था।
तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को भी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाएं, और प्लीज़ कमेंट तो ज़रूर कर दीजिएगा कि आज का ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।